कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। आप सभी लोग को इस सेशन से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। कि आप लोगों का साथ मिलता है, आप लोगों के साथ हम लोग चीज़ों को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप माफ़ कीजिएगा, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग डेली बेसिस पे दोस्तों इस सेशन में करंट अफेयर्स को डिस्कस करने का काम करते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स कहने का मतलब हुआ दोस्तों हाल फिलहाल में जो घटनाएं घटी है दोस्तों, हम उन लोग उस चीज़ों पे बात करने का प्रयास करते हैं। तो आज का डेट है दोस्तों 12 सितंबर 2024 है दोस्तों। तो आज से जो रिलेटेड घटनाएं हैं दोस्तों, यानी 12 सितंबर 2024 को जितनी भी घटनाएं घटी है, वो चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, चाहे कोई भी फील्ड से हो, स्पोर्ट हो, पॉलिटिक्स हो, स्पेस हो, या फिर एरोनॉटिक्स हो, या फिर कोई एग्रीकल्चर हो, फाइनेंस हो, किसी तरीके का फील्ड से हो दोस्तों, देश का हो, विदेश का हो, स्टेट का हो, नेशनल का हो, यानी कि 12 सितंबर 2024 में जितनी भी घटनाएं घटी है दोस्तों, हम उस सारी घटनाओं को दोस्तों इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे, उस पर बात करने का काम करेंगे दोस्तों। तो उसी क्रम में आज हमारे पास एक पीडीएफ है दोस्तों, जिसमें से कुछ आज के दिन में जितनी भी घटनाएं घटी है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, वो सारे आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन ऑफ द डे निकल कर आ रहा है दोस्तों। तो चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला, आप जो स्क्रीन पे सबसे पहला जो देख रहे हैं दोस्तों, ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, ये क्वेश्चन कल का पूछा हुआ है दोस्तों। कि जैसा कि हम लोग डेली बेसिस पे जब इसको डिस्कस करते हैं दोस्तों, तो उसमें हर दिन एक क्वेश्चन का इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे कि आज मैंने एक लेक्चर पूरा पढ़ाया, आज मैंने एक लेक्चर को अगर पूरा डिस्कस किया दोस्तों, तो उसको शाम में क्या करते हैं कि लास्ट का जो एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, कि इसी पढ़ाए हुए लेक्चर में से एक क्वेश्चन को हम लोग पिकअप करते हैं दोस्तों, और उसको फिर कल के लिए आप लोगों से उसका जवाब के तौर पे हम लोग उसको मांगने का प्रयास करते हैं दोस्तों, जानने का प्रयास करते हैं। तो इसी संदर्भ में कल एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, जो कल के लेक्चर से रिलेटेड था दोस्तों। जो कल का लेक्चर जो कराया गया था उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था दोस्तों। तो जिसका उत्तर मैं आपको अभी बताने का प्रयास करूँगा। ये क्वेश्चन था दोस्तों कि व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ ए ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे, जो हमारे एक देश का यूनियन मिनिस्टर के तौर पे काम कर चुके थे, यानी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। इनके द्वारा एक तरीके से महाराष्ट्र के सीएम पद पे भी इनके द्वारा सेवाएं दी गई है दोस्तों। तो इनके द्वारा एक आत्मकथा लिखी गई है, एक ऑटोबायोग्राफी लिखा गया, एक बुक लिखा गया है दोस्तों। उस बुक का टाइटल क्या था दोस्तों, उस बुक का नाम क्या था दोस्तों, उसके बारे में ही पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बी, इसका सही उत्तर बी होगा दोस्तों, यानी 5 डेकाडेज इन पॉलिटिक्स। आप समझ सकते हैं, सामने लिखा हुआ जो इसका सही उत्तर बी होगा दोस्तों। अब चलते आगे, चलिए हम आज के सेशन को शुरू करते हैं। 12 सितंबर को 12 सितंबर पहले बेसिस पे दोस्तों हम लोग ये डालने का प्रयास करते हैं कि जिस दिन भी हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, वो हम सबसे पहले उस दिन का कोई खास इवेंट के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। कि उस दिन से रिलेटेड कोई घटनाएं घटी है, कोई ऐतिहासिक घटना है, या फिर कोई स्पेशल डे मनाया जाता है कि नहीं दोस्तों। तो उसी संदर्भ में हमारे पास 12 सितंबर 2024 से रिलेटेड एक घटना के रूप में सामने आ रहा है दोस्तों। कहा जा रहा है कि 12 सितंबर को दोस्तों यूएन डे फॉर द साउथ साउथ कोऑपरेशन के रूप में मनाया जाता है। इसका थीम था दोस्तों अ बेटर टुमारो थ्रू साउथ साउथ कोऑपरेशन। कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि यूनाइटेड नेशन द्वारा इसे मनाया जाता है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, मतलब एक साथ साथ मिलकर चलने में हम सभी लोग का भलाई है दोस्तों। कहा जा रहा है कि अगर हम लोग साथ साथ मिलकर चलेंगे तो हमारा कल बहुत बेहतर होगा, हमारा भविष्य बहुत सुंदर होगा दोस्तों, सुरक्षित होगा दोस्तों। इसी के रूप में 12 सितंबर 2024 को यूनाइटेड नेशन डे फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है दोस्तों। अब इसमें आगे देखते हैं कि क्या करंट अफेयर्स के रूप में क्या न्यूज़ है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो हमारे सामने जो पहला न्यूज़ के रूप में निकल कर आ रहा है दोस्तों, वो ये कहा जा रहा है कि 12 सितंबर दोस्तों, यानी आज के दिन दोस्तों, यानी आज ही 12 सितंबर को हमारे जो राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम द्रौपदी मुर्मू है दोस्तों, इनके द्वारा क्या किया गया है कि कुछ नर्सों को द्वारा, यानी कि 15 नर्स ऐसे हैं दोस्तों इस देश में जिनको एक अवार्ड दिया गया है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम के अवार्ड है दोस्तों, आप इसको देख सकते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाम के अवार्ड है दोस्तों, जो 15 नर्सों को
राष्ट्रपति भवन में पुरस्कृत करने का काम किया गया। यानी इस देश से 15 नर्सों को चयनित किया गया है, फिर उनको राष्ट्रपति भवन में दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगल नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल नाम के अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया है दोस्तों। ये नर्सिंग के फील्ड में दिया जाता है दोस्तों। आगे आइए डिटेल इसके बारे में क्या लिखा गया इसके बारे में जानते हैं। ये जो फ्लोरेंस नाइटिंगल जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये नाम जो देख रहे हैं, ये नाम एक नर्स का ही है दोस्तों। एक नर्स, लेडी नर्स का नाम के बेसिस पे ये अवार्ड दिया गया है। नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल जो है दोस्तों, ये जो अवार्ड दिया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगल नाम की वर्ल्ड वार 2 जब चल रहा था दुनिया में दोस्तों, जब विश्व युद्ध दूसरा चल रहा था, 1945 की घटना है दोस्तों। उस समय एक नर्स हुआ करती थी जिनका नाम था फ्लोरेंस नाइटिंगल। उस नर्स द्वारा दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में जितने भी सैनिक घायल होते थे, जिनको भी जिनके साथ जो हादसा होता था दोस्तों, उनको ट्रीटमेंट करने का काम इनके द्वारा किया जाता था। इनके पास जिम्मेदारी था दोस्तों कि जो भी वर्ल्ड वार 2 में जो सोल्जर्स घायल होते थे उनकी देखभाल करने की इनके पास जिम्मेदारी था। इनके द्वारा देखभाल सोल्जरों को उस समय किया जाता था दोस्तों। तो उन्हीं के याद में नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल डे के रूप में मनाया जाता है। और इन्हीं के नाम के बेसिस पे इन्हीं का इतिहास हो, इन्हीं की यही जो घटना है दोस्तों, इन्हीं के कैरेक्टर से रिलेटेड है दोस्तों, जो कि हमारे देश में नर्सों को दिया जाता है, नर्सिंग फील्ड में दिया जाता है। जो वैसे नर्स जिनके द्वारा अच्छा सेवा दिया जाता है, अच्छा काम किया जाता है, अच्छा कमिटमेंट दिया जाता है दोस्तों अपने फील्ड में। यानी वैसे नर्स जिन्होंने अपना करियर में अच्छा काम किया है, अच्छा कंट्रीब्यूट किया है नर्सिंग फील्ड में दोस्तों, उनको जो है नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा। हर साल होता है दोस्तों। इसकी शुरुआत 1973 से किया जा रहा है दोस्तों। यानी 1973 से ये एक तरीके से अवार्ड दिया जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवार्ड में क्या होता है दोस्तों, ये अवार्ड में क्या दिया जाता है, इस अवार्ड में दोस्तों कंसिस्ट ऑफ एक सर्टिफिकेट, एक मेरिट सर्टिफिकेट होगा, एक मेरिट सर्टिफिकेट दिया जाता है दोस्तों, और 1 लाख का कैश अवार्ड के रूप में दिया जाता है, और एक मेडल दिया जाता है दोस्तों। इसमें 15 नर्सों का इस बार जो है दोस्तों, 15 नर्सों को इस अवार्ड के लिए चयनित किया गया था दोस्तों। और ये जो नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगल जो अवार्ड है दोस्तों, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर इसको एक तरीके से कंस्टिट्यूट किया गया है, इंस्टीट्यूट किया गया है दोस्तों। यानी कि ये अवार्ड जो है दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से दिया जाता है दोस्तों। आगे का न्यूज़ क्या है दोस्तों, आगे इस पर एक बात कहते हैं, इसको जानने का प्रयास करते हैं दोस्तों। अगला न्यूज़ जो निकल कर आ रहा है एशियन गेम्स 2026 से रिलेटेड है दोस्तों। यानी कि 2026 में एक जगह है दोस्तों जापान में, कहा जा रहा है कि 2026 में जो एशियन गेम होगा दोस्तों, एशियन गेम जो होगा 2026 में जो एशियन गेम होगा, 2026 जो एशियन गेम होगा दोस्तों, उसे कहा जाता है 20th एशियन गेम। यानी एशियन गेम का 20वां एडिशन होगा दोस्तों, जो अची नयोगा 2026 में होगा। विल बी अ मल्टी स्पोर्ट इवेंट होगा दोस्तों, जिसमें कई स्पोर्ट को पार्टिसिपेट किया जाएगा, जो 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच किया जाएगा दोस्तों। ये जगह क्या है, ये जगह है देखो, 2026 का जो एशियन गेम होगा दोस्तों, हेल्ड इन अची नयोगा, जो जापान में पड़ता है दोस्तों। और इसी गेम में, इसी जो एशियन गेम जो होगा 2026 में दोस्तों, अची नयोगा जो जापान में 2026 में जो एशियन गेम होने जा रहे हैं, जिसमें कि बहुत सारे स्पोर्ट्समैन द्वारा पार्टिसिपेट किया जाएगा, कई स्पोर्ट्स को जगह मिलेगी दोस्तों, जो 19 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर के बीच में चलेगा। उसी में एक खास चीज़ ये है दोस्तों कि इस बार 2026 में जो एशियन गेम्स होगा, इस बार इसमें पहली बार दोस्तों योगासना का भी प्रदर्शन किया जाएगा। योगासना को भी इस स्पोर्ट्स में जोड़ने का काम किया जाएगा दोस्तों। यानी इस स्पोर्ट्स एशियन गेम्स के 2026 में जो जितने सारे स्पोर्ट्स होंगे, उसमें से एक स्पोर्ट्स का कैटेगरी एज ए योगासना को भी सम्मिलित किया जाएगा, योगा को भी ऐड किया जाएगा। एक डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट्स की कैटेगरी में इसे ऐड करने का काम किया जाएगा दोस्तों। ये सबसे स्पेशल न्यूज़ था दोस्तों। इस न्यूज़ में सबसे खास यही था जिसके बारे में आज डिस्कस करना था। आगे देख लेते हैं अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, इसमें भी एक बात कर लेते हैं। कह रहा है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट, क्या कहा जा रहा है, AIF, आप देख सकते हैं कि AIF के बारे में कहा जा रहा है, जिसको आप कह सकते हैं इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 एट ओमान। यानी ओमान में एक दोस्तों एयरफोर्स का, इंडियन एयरफोर्स का एक अभ्यास होने वाला है, एक प्रैक्टिस होने वाला है दोस्तों, जिसमें एक जो कि कहा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज होगा, ये जो अभ्यास होगा दोस्तों,
इस अभ्यास का नाम है दोस्तों ईस्टर्न ब्रिज 7, जो कि ओमान में इसको एक तरीके से कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों। ओमान में इसको प्रैक्टिस किया जाएगा दोस्तों। AIF कंटिजेंट कंप्राइजेज, यानी कि जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो इक्विपमेंट जाएगी, इंडियन एयरफोर्स की तरफ क्या क्या चीज़ें जाएगा दोस्तों, जो इस अभ्यास में इस्तेमाल किया जाएगा, इस एक्सरसाइज में प्रदर्शन के तौर पे दिखाया जाएगा या फिर यूज किया जाएगा दोस्तों। तो उसमें चीज़ें आ रहा है MiG-29 को ऐड किया जाएगा, जगुआर एंड C-17 को इस जो एक्सरसाइज होगा दोस्तों इसमें प्रदर्शन किया जाएगा, इसमें पहली बार इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। एंड पार्टिसिपेटिंग इन द बायलैटरल एक्सरसाइज, ये यानी कि बायलैटरल एक्सरसाइज मतलब ये दो देशों के बीच में ये अभ्यास किया जाएगा दोस्तों, जिसका नाम है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज 7 इन ओमान में प्रदर्शित किया जाएगा। इस अभ्यास को एक तरीके से कंडक्ट किया जाएगा दोस्तों बिटवीन द रॉयल ओमान एयरफोर्स एंड द इंडियन एयरफोर्स, यानी कि रॉयल ओमान एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये अभ्यास कंप्लीट किया जाएगा। ये अभ्यास का 7वां एडिशन है दोस्तों, यानी कि ये अभ्यास 7वीं बार कराया जा रहा है। इसके पहले 6 अभ्यास ऑलरेडी हो चुके हैं इंडिया और ओमान के बीच में दोस्तों, इंडिया और ओमान एयरफोर्स के बीच में हो चुके हैं। ये 7वां बार होगा दोस्तों जो इस बार जो देखा जाएगा। एन एक्सरसाइज डेट इज शेड्यूल फ्रॉम 11 से 22 सितंबर 2024 के बीच होगा दोस्तों, यानी 11 सितंबर से लेकर 22 सितंबर तक ये युद्ध अभ्यास चलेगा दोस्तों। एट एयरफोर्स बेस मसीरा ओमान में, यानी कि ये जो अभ्यास कंडक्ट किया जाएगा ओमान में ही कंडक्ट किया जाएगा। एयरफोर्स यानी कि मसीरहा एयरफोर्स बेस पे इसको कंडक्ट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। आगे आइए देखते हैं क्या है। अब कहा जा रहा है दोस्तों PSAF यूनियन बैंक, ये न्यूज़ क्या है दोस्तों, यूनियन बैंक ने अपने आप को दोस्तों साइन किया है एज ए PCAF एग्रीमेंट में खुद को शामिल करने का काम किया है दोस्तों, खुद को जोड़ने का प्रयास किया है। अब इसमें समझेंगे दोस्तों कि ये PCAF एग्रीमेंट क्या है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे, इसको भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि PCAF एग्रीमेंट क्या होता है, जिसे कहा जाता है पार्टनरशिप फॉर द कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है दोस्तों पहला बैंक है, पहला बड़ा बैंक है दोस्तों जो इस एग्रीमेंट को साइन करने का काम किया है, इस एग्रीमेंट में अपना हिस्सेदारी दिखाया है दोस्तों। आगे जानते हैं PCAF क्या एग्रीमेंट है, इसके बारे में पता लगाते हैं। आइए इसको डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो यूनियन बैंक है दोस्तों, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया का जो यूनियन बैंक है बिकम्स द फर्स्ट मेजर बैंक, पहला बड़ा बैंक है दोस्तों इंडियन बैंक टू ज्वाइन द PCAF। PCAF क्या होता है दोस्तों, PCAF क्या होता है, PCAF एक ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो वित्तीय यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पता आप समझ रहे हैं, वैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फंडिंग देने का काम करता है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो लोन देते हैं कई बिजनेसों को, कई उद्योगों को, कई देशों को दोस्तों। तो वैश्विक लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक संगठन है दोस्तों PCAF दोस्तों। जो काम क्या करता है, इसका मेन काम है दोस्तों कि ये ऐसे उद्योगों को बढ़ावा देता है, ऐसे बिजनेस को बढ़ावा देता है, ऐसे बिजनेस को प्रेज करता है, ऐसे बिजनेस को लोन देने का काम करता है, ऐसे बिजनेस को इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट दिया जाता है दोस्तों, जो कि जो बिजनेसेस क्या होता है दोस्तों, उसका जो इनर्जी का सोर्स है दोस्तों वो फॉसिल फ्यूल्स की जगह एक तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है अपने एनर्जी के लिए, यानी कि वैसे उद्योगों को दिया जाता है दोस्तों जो उद्योगों के द्वारा इन्वायरमेंट में कम कार्बन एमिशन किया जाता है, कम कार्बन एमिशन प्रैक्टिस किया जाता है, कि वैसे बिजनेस जिससे एक तरीके से पर्यावरण को ज़्यादा सफाई मिलता हो, ज़्यादा नुकसान ना पहुंचता हो, जो कार्बन एमिशन को कम से कम इस्तेमाल करता हो या फिर ना के बराबर, यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हो अपने ऑपरेशंस के लिए, अपने एनर्जी सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए दोस्तों, वैसे बिजनेस को ये लोग PCAF द्वारा एक तरीके से कहा जाए दोस्तों, जिसमें कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वर्ल्ड लेवल पे, उनके द्वारा फंडिंग दी जाती है, वैसे इंस्टीट्यूशन, वैसे बिजनेसेस को इनके द्वारा लोन दिया जाता है, वैसे बिजनेसेस और वैसे फर्म में, वैसे एक तरीके से उद्योगों में द्वारा इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाता है दोस्तों। तो इसी ग्रुप में पहली बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इस देश का कोई बड़ा बैंक दोस्तों, बड़ा बैंक जिसे कह सकते हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने इस PCAF जो ये इंस्टीट्यूशन, ये जो संगठन है दोस्तों, इसमें इन्होंने
एज ए सिग्नेटरी के तौर पे काम किया है। एज ए मतलब अब इस संगठन में इनके द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया है दोस्तों। अब ये भी एक तरीके से जो कार्बन इमिशन का जो प्रोजेक्ट है दोस्तों, यानी कि जितना हो सके कम से कम इन्वायरमेंट में दोस्तों ये पार्टिसिपेट करेंगे। ये अपना हिस्सेदारी दिखाएंगे दोस्तों एक इन्वायरमेंट के प्रति, एक इन्वायरमेंट को इको फ्रेंडली बनाने के प्रति। और ये भी वैसे उद्योगों, वैसे बिजनेसेस को लोन और वैसे बिजनेसेस में इनके द्वारा भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिनका एक तरीके से एनर्जी का जो सोर्स है, जो जिस बेसिस पे जो ऑपरेशन होते हैं बिजनेस का दोस्तों, जिससे कि कम कार्बन एमिशन होता है, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करता है दोस्तों, वैसे बिजनेसेस और वैसे इंस्टीट्यूशंस को इनके द्वारा लोन और फंडिंग किया जाएगा और इन्वेस्टमेंट किया जाएगा दोस्तों। इसका काम क्या होता है? पी कैफ इज ए ग्लोबल पार्टनरशिप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट द हार्मोनाइज्ड अप्रोच टू एक्सेस एंड डिस्क्लोज ग्रीन हाउस गैस एमिशन एसोसिएटेड विद लोन इन्वेस्टमेंट। यही मैंने आपको बताने का काम किया दोस्तों। द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रैकिंग फाइनेंशियल इमिशन को ट्रैक करना। फाइनेंशियल इमिशन का मतलब होता है दोस्तों कि जो फाइनेंस का जो फ्लो हो रहा है, मतलब किस तरफ जो है इसका फंडिंग जा रहा है, किस तरफ लोन को किस तरफ दिया जा रहा है, किस इंस्टीट्यूशन को लोन दिया जा रहा है, किस इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया जा रहा है, किस इंस्टीट्यूशन में फंडिंग किया जा रहा है बैंकों द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल इमिशन ट्रैकिंग, यानी उसका ट्रैक करना, उसका देखभाल करना दोस्तों। हैज़ बीन अंडर स्कोर्ड बाई द आरबीआई रिसेंट ड्राफ्ट गाइडलाइन में आरबीआई द्वारा अंडर स्कोर्ड किया गया है दोस्तों, बताया गया है इसके बारे में। ऑन डिस्क्लोज द फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क पर इनके द्वारा चर्चा किया गया और एक गंभीर तौर पे खेद जताने का प्रयास किया गया है दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, इसमें समझने का प्रयास करेंगे। वही न्यूज़ था, बस ये इंपॉर्टेंट था कि आप ये याद रखिएगा कि यूनियन बैंक इंडिया का पहला बैंक है दोस्तों जिन्होंने एज ए पी कैफ एग्रीमेंट में साइन करने का काम किया है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। और क्या होता है पी कैफ एग्रीमेंट, इसके बारे में आप ये आपको जानना जरूरी था दोस्तों। तो दोनों चीज़ मैंने आपको बताने का काम किया है। अगला न्यूज़ जो निकल कर आ रहा है दोस्तों, इसमें से सामने से कहा जा रहा है कि आरबीएल बैंक ने, जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से दोस्तों रत्नाकर बैंक लिमिटेड, आप कह सकते हैं आरबीएल बैंक को रत्नाकर बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है। इसका फुल फॉर्म अगर जानने का प्रयास करेंगे आप आरबीएल बैंक का, तो कह सकते हैं रत्नाकर बैंक लिमिटेड के तौर पर आप इसको पहचानने का काम कर सकते हैं दोस्तों। इनके द्वारा क्या किया गया है, इनके द्वारा एक एक्स्ट्रा क्रेडिट कार्ड को इशू किया गया है दोस्तों, जो कि क्या किया है, इंडियन ऑयल के साथ मिलकर इन्होंने, यानी इंडियन ऑयल जो हमारा भारत का जो पेट्रोलियम कंपनी है दोस्तों, जो पेट्रोल बनाने के काम करती है, पेट्रोल सप्लाई करने का काम करती है पूरे देश में, पेट्रोलियम यानी तेल जो सप्लाई करने का काम करती है दोस्तों, उसके साथ मिलकर एक समझौता किया है दोस्तों। और उन्होंने इनकी इंडियन ऑयल के साथ मिलकर नया क्रेडिट कार्ड को इशू करने का काम किया है दोस्तों। ये नया क्रेडिट कार्ड का इंपॉर्टेंस क्या है दोस्तों, इसका यूसेज क्या है, इसका इस्तेमाल की उपयोगिता क्या है दोस्तों। ये न्यू क्रेडिट कार्ड जो इंडियन ऑयल से मिलकर आरबीएल ने बनाया है दोस्तों, इस न्यू क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आप जब भी इंडियन ऑयल से कोई पेट्रोलियम लेंगे या फिर कोई पेट्रोलियम को परचेज़ करने का काम करेंगे या फिर कोई फ्यूल को परचेज़ करने का काम करेंगे दोस्तों, तो आप उस समय आरबीएल का ये क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उस फ्यूल को परचेज़ करने के लिए। उस परचेज़ करने पर आप इसके थ्रू, ये नया क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे आप पेमेंट कर सकते हैं उस फ्यूल का जो भी कॉस्ट होगा दोस्तों। और इस क्रेडिट कार्ड से परचेज़ करने पर, अगर आप इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके आप मतलब पेमेंट करने के लिए इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं फ्यूल परचेज़ पे दोस्तों, तो आपको एक तरीके से 8.5% का एक तरीके से सेविंग देखने को मिलेगा दोस्तों, यानी 8.5% तक आपका सेविंग हो सकता है, आपका पैसा बच सकता है दोस्तों। जो कि और भी क्रेडिट कार्ड जो इस फील्ड में है, इस इंडस्ट्री में जो है, यानी कि इंडियन ऑयल से रिलेटेड, यानी इस तरीके का बिजनेस में और जितने भी क्रेडिट कार्ड हैं दोस्तों, उसके अपेक्षा इसमें आपको सबसे ज़्यादा सेविंग मिलेगा। तो आज का न्यूज़ यही था दोस्तों कि आरबीएल बैंक ने इंडियन ऑयल के साथ मिलकर क्या किया है, एक नया क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया है, मतलब लॉन्च किया है, जो कि आपको एक तरीके से ज़्यादा सेविंग करने में, आपको पेमेंट करने वक्त आपका ज़्यादा सेविंग करने में एक मौका देगा, एक अपॉर्चुनिटी आपको देगा दोस्तों कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं। और एक बात ये है दोस्तों कि रत्नाकर बैंक लिमिटेड जो आरबीएल, जिसका मैंने फुल फॉर्म बताया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों कि एक इंडिया का प्राइवेट सेक्टर बैंक है दोस्तों, जो 1943 में फाउंड किया गया था, यानी 1943 में इसको बनाया, इसको शुरुआत किया गया था, 1943 में इसको इस्तेमाल किया गया था, पहली बार इस्टेब्लिश किया गया था। और एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसका हेड क्वार्टर बम्बई में है दोस्तों, यानी मुंबई में है दोस्तों। न्यूज़ इतना ही था दोस्तों। आगे का न्यूज़ देखते हैं कि आगे का क्या है। आगे का न्यूज़ के बारे में
कहा जा रहा है दोस्तों कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, आप इसको समझिएगा ध्यान से, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं QCL दोस्तों, QCI, इन्होंने नेशनल टेस्ट हाउस के लिए एज ए नेशनल टेस्ट हाउस यानी कि नेशनल टेस्ट हाउस के लिए गाजियाबाद को परमिशन दिया है दोस्तों कि वो सर्टिफिकेशन कर सके एज ए सर्टिफिकेशन बॉडी फॉर टाइप ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ ड्रोन, यानी ड्रोन को कैटेगराइज करने के लिए, ड्रोन को डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रोन को एक तरीके से सर्टिफिकेट देने के लिए नेशनल टेस्ट हाउस के तौर पे वो गाजियाबाद को दोस्तों काम करने के लिए चुना गया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा क्वालिटी स्टैंडर्ड का बारे में पता किया जाता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेजर किया जाता है दोस्तों इनके द्वारा। इन्होंने नेशनल टेस्ट हाउस गाजियाबाद को चुना है कि वो एज ए सर्टिफिकेशन बॉडी की तरह काम करे, वो सर्टिफिकेट दे, वो मानक एक तरीके से तय करे डिफरेंट टाइप ऑफ जो ड्रोन होते हैं दोस्तों, अलग अलग जिनका अलग अलग फीचर होता है। कोई ड्रोन होता है दोस्तों जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है, कोई ड्रोन होता है जो मेडिकल के लिए अच्छा होता है, कोई ड्रोन की अलग अलग फीचर होती है, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है दोस्तों। तो उसके बेसिस पे उसको एक तरीके से अलग अलग सर्टिफिकेशन करने के लिए इसको चुना। दिस इज़ एज पार्ट ऑफ द सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ये ठीक उसी तरीके से एक तरीके से सर्टिफिकेशन करने का काम किया जाएगा दोस्तों, जिस तरीके से वैसे ड्रोन को सर्टिफिकेशन किया जाता है, जो वैसे ड्रोन जिसका एक तरीके से जिसमें आदमियों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, जिसमें वैसे ड्रोन जो वैसे क्राफ्ट जो जैसे एयरक्राफ्ट जिसमें आदमियों द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसमें एक तरीके से आदमी नहीं बैठते हैं दोस्तों, तो वैसे एयरक्राफ्ट को जिस तरीके से कैटेगराइजेशन दिया जाता है, सर्टिफिकेशन दिया जाता है, ठीक उसी तरीके से डिफरेंट ड्रोन को भी सर्टिफाइड किया जाएगा दोस्तों। द सर्टिफिकेशन स्कीम फॉर UAS इज़ टू इंश्योर कंप्लायंस विथ एप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। जिस प्रकार से दोस्तों सर्टिफिकेशन स्कीम हम जो अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, यानी कि वैसे एयरक्राफ्ट सिस्टम जिसमें आदमी नहीं बैठते हैं, जो आदमियों के लिए इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि और चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, तो जिस प्रकार से हम उसका स्टैंडर्ड नेशनल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम उसको सर्टिफाई करने का काम करते हैं दोस्तों कि ये नेशनल लायक है कि नहीं, ये इंटरनेशनल जैसे फील्ड में यानी इंटरनेशनल मुद्दों पर इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, या फिर ये देश भर में इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से हम डिफरेंट ड्रोन का भी सर्टिफाई कर सकते हैं कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से कहाँ किया जा सकता है, इसमें क्या क्वालिटी है दोस्तों, इसके बेसिस पे हम इसको सर्टिफाई कर सकते हैं, इसको सर्टिफिकेट दे सकते हैं, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं दोस्तों। इसी के बारे में ये न्यूज़ कहा गया था दोस्तों। अब इसके बारे में आगे कहा जा रहा है दोस्तों कि ये जो इनिशिएटिव है दोस्तों इस अलाइंड विद द गवर्नमेंट का जो विज़न है दोस्तों कि इंडिया को एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक वर्ल्ड लेवल का एक यानी कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोस्तों इंडिया को ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक तरीके से हब के तौर पर ग्लोबल हब के तौर यानी कि वैश्विक मंच पर हम इंडिया को दिखाना चाहते हैं कि हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी में वैश्विक लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर इंडिया का क्या ताकत है दोस्तों। ये जो इंडिया का विज़न है, ये जो नज़रिया है कि हम इंडिया को एक तरीके से ड्रोन टेक्नोलॉजी में हम वर्ल्ड नंबर बनाने का प्रयास करेंगे, दुनिया यानी वर्ल्ड लेवल पर हम इसको तैयार करने का काम करेंगे। जो इंडिया का विज़न है दोस्तों, उस विज़न को पूरा करने में ये जो इनिशिएटिव है, ये जो सर्टिफिकेशन का जो इनिशिएटिव है दोस्तों, ये इसमें बहुत बड़ा योगदान पैदा करेगा, यानी बहुत बड़ा रोल निभाने का काम करेगा दोस्तों। एंड टू सपोर्ट सेक्टर्स सच एज एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर विथ स्टेट एंड सर्टिफाइड ड्रोन सॉल्यूशंस। यानी कि कहा जा सकता है दोस्तों कि इस इनिशिएटिव की मदद से अब हम पता कर सकते हैं दोस्तों कि जान सकते हैं कि कौन सा ड्रोन की क्या क्वालिटी है, तो उस क्वालिटी के अनुसार से हम उनको अलग अलग फील्ड में हम कह सकते हैं इस्तेमाल किया जा सकते हैं। वेरियस जो बहुत ज़्यादा जो अलग अलग जो समस्याएं हैं, उस समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अलग अलग फील्ड में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं, हेल्थ केयर में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉजिस्टिक फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल फील्ड में इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों। इसी तौर पे इसका बेनिफिट को बताया जाने का प्रयास किया है दोस्तों। नेशनल टेस्ट हाउस जो है दोस्तों, जिसको हम NTH कहा गया है, जो गाजियाबाद को चुना गया है एज ए नेशनल टेस्ट हाउस, इज ए प्रीमियर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है दोस्तों।
यानी कि एक अच्छा प्रीमियम का मतलब क्या हो गया दोस्तों? प्रीमियम का मतलब बेस्ट टेस्टिंग और क्वालिटी एश्योरेंस इंस्टीट्यूशन है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। इस मिनिस्ट्री के अंदर इसे रखा जाता है दोस्तों। यानी कि ये जो NTH है दोस्तों, वो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है दोस्तों। आगे इसके बारे में क्या कहा गया, अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, उस पर एक नज़र डालने का प्रयास करते हैं। कहा जा रहा है अडानी एयरपोर्ट, आप देख रहे हैं पिक्चर में, आप देख रहे हैं अडानी जी का फोटो है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है दोस्तों। अडानी एयरपोर्ट लॉन्च किया है, अडानी एयरपोर्ट द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों। अडानी एयरपोर्ट लॉन्चेस अभियो, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभियो AVIIO अभियो द्वारा अडानी एयरपोर्ट द्वारा अभियो ऐप का लॉन्च किया गया है, जो कि एक पैसेंजर और एक टू गिव द पैसेंजर अ रियल टाइम एक्सेस डेटा। जो कि क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि पैसेंजर को एक तरीके से रियल टाइम इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा कि कौन सा पैसेंजर कहाँ है, कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, इसके बारे में जानकारी दिया जाएगा दोस्तों। इसमें देखो, इसमें हम डिटेल में जान सकते हैं कि अडानी, ध्यान से इसको देखिएगा, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, माफ़ कीजिएगा, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड ने द अडानी ग्रुप फर्म्स डेट ऑपरेट 7 एयरपोर्ट इन द कंट्री। कहा जाता है दोस्तों, यहाँ अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड की बात की, यानी कि ये जो काम अभियो जो ऐप है दोस्तों, ये देख रहे हैं ना आप, AVIIO जो ऐप है, इनको ये जो लॉन्च किया गया है अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड के द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों, जो कि इस देश में 7 मेजर एयरपोर्ट को ऑन करते हैं, यानी कि कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। सोचिए, इस देश का 7 मेजर एयरपोर्ट को अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड द्वारा कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है दोस्तों। और इन्हीं के द्वारा अभियो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है दोस्तों, उसको लॉन्च करने का काम किया गया है। डेट विल प्रोवाइड रियल टाइम डेटा ऑन पैसेंजर मूवमेंट, यानी पैसेंजर मूवमेंट के बारे में सही समय बताएगा कि कौन से पैसेंजर कहाँ है, कहाँ नहीं है दोस्तों, इसके बारे में जानकारी देगी। प्लस इनके जो बैगेज के फ्लो है, यानी कि इनका बैगेज कहाँ है, कि इनका बैगेज कहाँ पहुँचा है, उसके बारे में भी जानकारी देगा। वेट टाइम एट गेट्स एंड द बैग्स एट बेल्ट, यानी कि गेट के अंदर कितना समय तक इंतजार करना है, गेट पे कितना समय पे इंतजार करना है, गेट के अंदर कब जाना है, कब नहीं जाना है दोस्तों, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, यानी कि अभियो पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा दोस्तों। डिटेल में इसमें बात किया जाएगा, बताया जाएगा। अब देख लेते हैं कि अडानी जो 7 एयरपोर्ट कंट्री में ऑन करता है, वो कौन कौन से एयरपोर्ट का नाम, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार दोस्तों, एक नज़र डालते हैं कि अडानी द्वारा जो 7 एयरपोर्ट को ऑपरेट किया जाता है, वो कौन कौन से एयरपोर्ट है दोस्तों। पहला है, कहा जा रहा है छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुंबई में पड़ता है, अडानी ग्रुप मैनेज करता है उसको दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो अहमदाबाद में पड़ता है, अडानी ग्रुप उसको मैनेज करता है। लखनऊ चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो अडानी ग्रुप द्वारा मैनेज किया जाता है। मंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी द्वारा मैनेज किया जाता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अडानी द्वारा मैनेज किया जाता है। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरडोलाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो गुवाहाटी में है, अडानी द्वारा मैनेज किया जाता है। थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो केरला में अडानी द्वारा मैनेज किया जाता है दोस्तों। अगला न्यूज़ क्या कहा जा रहा है दोस्तों कि अब ध्यान से देख सकते हैं, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया सरपासेस US, यानी कि इंडिया जो है दोस्तों US को क्रॉस कर गया है। किस फील्ड में क्रॉस कर गया है, एज ए सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट। कहा जा रहा है दोस्तों कि चाइना दुनिया में अभी सबसे बड़ा मार्केट है दोस्तों 5G फ़ोन के लिए, यानी कि वैसे फ़ोन जिसमें 5G सपोर्ट करता है, उसका सबसे बड़ा मार्केट चाइना है दोस्तों। उसके बाद इंडिया आ गया है, यानी कि वो अमेरिका को क्रॉस कर गया है, यानी कि अमेरिका से ज़्यादा 5G फ़ोन जो है दोस्तों वो इंडियन मार्केट में है। उसका जो मार्केट सबसे बड़ा 5G का है वो इंडिया है दोस्तों। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा है जो चाइना 32% के साथ शीर्ष पे है दोस्तों। इंडिया 13% के साथ दूसरे स्थान पर। US इसमें 13 दिया है, लेकिन 10 होगा दोस्तों, आगे इसमें देखा जाएगा। चौथे स्थान पे जापान है, 5वें पे UK है, उसके बाद बाकी सारा जो है 34% में सिमट गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं। आगे आइए इसके बारे में क्या लिखा गया है, इस पर डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स, क्या है, इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट 5G स्मार्टफोन मार्केट के तौर पे उभरा है दोस्तों। इंडिया
इंडिया है सरपास द यूएस, अमेरिका को इनके द्वारा पास किया गया है टू बिकम द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन 5G हैंडसेट एंड ट्रेलिंग ओनली चाइना, यानी कि इस इंडिया से सिर्फ चाइना आगे है, बाकी अमेरिका को इंडिया ने पछाड़ने का काम किया है दोस्तों। द रिसर्च हाईलाइट करता है ऑफ द ग्लोबल 5G डिवाइस मार्केट के बारे में। रिसर्च क्या कहता है दोस्तों, यानी कि कौन सा देश 5G जो मार्केट है 5G मार्केट में कौन सा देश आगे चल रहा है, इस रिसर्च पे एक नज़र डालते हैं। कहा जा रहा है चाइना मेंटेन्स इट्स लीडरशिप विथ डोमिनेट ऑफ 32% मार्केट शेयर, यानी चाइना सबसे आगे है दोस्तों इस फील्ड में, अपने जगह को मेंटेन कर रखा है। इंडिया सेकेंड प्लेस पे आता है कैप्चरिंग ए सब्सटेंशियल ऑफ 13%। यूनाइटेड स्टेट थर्ड पोजीशन है दोस्तों जो होल्डिंग 10% ऑफ मार्केट। यहाँ पे देखिए इस पे 10%, वहाँ पे 13% लिखा हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 10% है। 10% के साथ तीसरे नंबर पे है इंडिया, दूसरे पे है चाइना, पहले पे है दोस्तों। आगे क्या कहा गया, आगे देख लेते हैं। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, अगला न्यूज़ कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ एआई टोकन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टोकन के रूप में क्या है दोस्तों। कहा रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कहा जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोकन हैव गेन्ड सिग्निफिकेंट अटेंशन रिसेंटली। कहा जा रहा है सब एक शब्द आ रहा है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक टोकन है। ये जो हाल फिलहाल के दिनों में दोस्तों कहा जा रहा है कि ये बड़े पैमाने पे इस न्यूज़ को देखा जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों कि क्रिप्टो करेंसी एक प्रकार का करेंसी होता है दोस्तों, एक प्रकार का करेंसी होता है जिसके बेसिस पे आप चीज़ों को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, या फिर कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में पैसा लगा सकते हैं, किसी भी एक तरीके से खरीद बिक्री के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। तो कहा जा रहा है कि क्रिप्टो करेंसी के रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ा जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि आर्टिफिशियल का इन्वेस्टमेंट अभी हाल फिलहाल में हुआ है दोस्तों, और इसका जो मार्केट है दोस्तों बड़े पैमाने पर दिन पर दिन ये बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसमें जो कंपटीशन है दोस्तों एक बिल्कुल गला काट कंपटीशन है, और बड़े पैमाने पे है जो इसको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। तो इसका डेवलप करने के प्रयास में है दोस्तों जो कुछ इसमें से बड़ी जो कंपनियां हैं दोस्तों, अब उनके द्वारा क्या किया जा रहा है दोस्तों कि एआई में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, यानी एआई के रूप में एआई में इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, इनके द्वारा पैसा लगाया जा रहा है दोस्तों। तो इस पैसों का जो ट्रांजैक्शन किया जाएगा, अब ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि अगर कहीं पैसा लगाया जा रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट लगाया जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ तो खरीद बिक्री जरूर होगा दोस्तों, जिसमें एआई टूल्स को खरीदा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इक्विपमेंट्स को खरीदा जाएगा, बेचा जाएगा दोस्तों। तो वैसे में एक करेंसी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो उसको खरीद बेचने के लिए करेंसी ज़रूरी है दोस्तों। तो उसी करेंसी को एज ए करेंसी को कहा गया है दोस्तों कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसको एआई टूल से जोड़ने का काम किया जाएगा, और उसे एज एआई टोकन के तौर पे देखा जाएगा कि एआई का जो इकोसिस्टम है, एआई का जो मार्केट होगा दोस्तों, उसमें एज ए करेंसी बिटकॉइंस का इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। इसी के बारे में कहा जा रहा है कि दिस इंश्योर्ड सेफ गार्ड फॉलोइंग रिपोर्ट ऑफ मेजर टेक कंपनी सच एज अल्फा, एप्पल एंड एनवीडिया कंसिडरिंग इन्वेस्टमेंट इन ओपन एआई, यानी कि एप्पल और एनवीडिया जैसी बड़ी टेक कंपनियों द्वारा दोस्तों अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इनके द्वारा इन्वेस्टमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें पैसा लगाना चाह रहे हैं दोस्तों। तो एआई टोकन आर द टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टोकन होगा दोस्तों एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी की तरह होगा। एक तरीके जिस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल ट्रेडिंग के लिए किया जाता है, चीज़ों को खरीद बिक्री के लिए किया जाता है, ठीक उसी प्रकार एआई टोकन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी दोस्तों उनको खरीद बिक्री करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जिस पर क्रिप्टो करेंसी टाइड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट दोस्तों। ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार अब एआई टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा एआई को चीज़ों को खरीदने बेचने के लिए। तो इसका पेमेंट मेथड क्या होगा दोस्तों कि एआई टोकन जो होगा, एआई टोकन कैन बी यूज्ड एज ए करेंसी। यहाँ पे एआई टोकन को एज ए करेंसी के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा, एज ए पैसे के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों। कहा जाएगा कि एआई टोकन नहीं बल्कि एआई टोकन ही करेंसी है, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी दोस्तों, उसकी कुछ ना कुछ कीमत होगा। जैसे 100 रुपया होता है, 100 रुपया कीमत होती है, 1000 का कीमत होता है, उसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत, उसी प्रकार से एआई कुछ टोकन्स होंगे, अलग अलग प्रकार का एआई टोकन्स होंगे दोस्तों, उसका कुछ वैल्यू होगा, और उसी टोकन में एआई का जो मार्केट पूरा होगा दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मार्केट होगा उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड चीज़ों को खरीद बिक्री की जाएगी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। अलाउइंग यूजर्स टू पे फॉर सर्विसेज और एक्सेस स्पेसिफाई स्पेसिफिक एआई टूल्स का जो कोई सर्विस लेगा या फिर कुछ उसे यूज़ करेगा तो उसके रूप में एआई टोकन के रूप में उसे पेमेंट करने का काम किया जाएगा दोस्तों। अब समझते हैं कि सब कुछ पॉपुलर एआई टोकन क्या क्या है दोस्तों।
कुछ एआई टोकन का इस्तेमाल किस प्रकार से इस एआई मार्केट में जो एआई टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा एज ए करेंसी के तौर पे दोस्तों। वैसे में से कौन कौन एआई टोकन के तौर पे देखा जाएगा दोस्तों? इंजेक्टिव एआई टोकन का इस्तेमाल किया जाएगा, रेंडर एआई टोकन होगा, ठेटा टोकन होगा, ओसिस नेटवर्क होगा और सिंगुलरिटी नेट के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा दोस्तों, एज ए टोकन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। अगला करंट अफेयर्स क्या है दोस्तों? कहा जा रहा है कि नेपाल में दोस्तों जो एक तरीके से कहा जा सकता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में चयनित किया गया है, एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का चयन हुआ है दोस्तों नेपाल में। तो नेपाल का जो प्रेसिडेंट है दोस्तों, जिनका नाम है राम प्रसाद पौडेल ने अशोक राज सिंगडेल को दोस्तों नेपाल का 45वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर उनको शपथ दिलाने का काम किया गया है दोस्तों। प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडेला स्वेयर्स यानी कि शपथ दिलाया है इन अशोक राज सिंगडेल को एज ए 45वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे, नेपाल का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पे उनको शपथ दिलाने का काम किया है दोस्तों। आगे क्या देखते हैं, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि अभी अगर देखा जाए तो वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति नेपाल का कौन है दोस्तों? तो राम सहाय प्रसाद यादव के तौर पे है दोस्तों। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों नेपाल का? तो केपी शर्मा ओली है दोस्तों। चीफ जस्टिस कौन है दोस्तों? तो विश्वभार प्रसाद श्रेष्ठा है दोस्तों। और इसका नेपाल का राजधानी कहाँ है दोस्तों? कैपिटल कहाँ है दोस्तों? काठमांडू है। करेंसी क्या है? नेपलिस रुपीज़ है दोस्तों। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। यहाँ पे मैप पे देख सकते हैं कि ये मैप पे ये जो नेपाल का एरिया है दोस्तों ये है, आप इसको ठीक है आप ये देखिए ये पूरा नेपाल का एरिया है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला न्यूज़ क्या है दोस्तों, उस पर भी नज़र डालते हैं जल्दी क्योंकि लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर मज़ा नहीं आएगा दोस्तों, आप लोग को भी परेशानी होगी। कहा जा रहा है दोस्तों कि नासा ने एक अथी किया है, नासा टू सेंड $55 बिलियन दोस्तों, सॉरी $5 बिलियन का एक मिशन प्लान कर रहा है दोस्तों। एक मिशन प्लान कर रहा है कि जो कहा जा रहा है दोस्तों जुपिटर की बात करा जाए, जुपिटर का जो उपग्रह है दोस्तों, जुपिटर का जो एक मून है दोस्तों जिसको हम यूरोपा क्लिपर के नाम से जानते हैं, यानी जुपिटर का एक उपग्रह है। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है दोस्तों, उसी प्रकार से जुपिटर का एक उपग्रह है यूरोपो क्लिपर है दोस्तों। तो यूरोपो क्लिपर पर एक मिशन तैयार करने का काम किया जा रहा है नासा द्वारा दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि $5 बिलियन का खर्च आएगा इसमें, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, यानी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है दोस्तों। इसमें क्या किया जाएगा कि नासा द्वारा दोस्तों एक तरीके से सैटेलाइट को भेजा जाएगा, यहाँ पे यूरोपा क्लिपर पे सैटेलाइट को भेजा जाएगा दोस्तों। वहाँ पे जानने का प्रयास किया जाएगा कि कहा जा रहा है, ऐसा पता चला है दोस्तों कि यानी कि एक तरीके से जो यूरोपा क्लिपर पे इसको भेजा जाएगा सैटेलाइट को, और यूरोपा क्लिपर को एक्सप्लोर किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी दोस्तों। कहा जाता है कि जो यूरोपा है दोस्तों, यानी कि यूरोपा पूरी तरीके से कहा जाता है कि बर्फ़ से ढका हुआ एक परत है दोस्तों, एक परत उपग्रह है, जिसके कहा जाता है कि उस बर्फ़ के नीचे जो है यूरोपा क्लिपर पे जो है दोस्तों, यूरोपा क्लिपर पे पानी पाया गया है दोस्तों। तो एक तरीके से नासा इसी चीज़ को जानने का प्रयास करेगा कि क्या जुपिटर का जो एक तरीके से जो मून है दोस्तों, यानी कि जो उपग्रह है यूरोपा क्लिपर, क्या उस पर और दूसरे उपग्रह से आए हुए और दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों के लिए वहाँ जीवन संभव है कि नहीं, वहाँ पे कोई जीव जंतु रहता है कि नहीं दोस्तों, इसके बारे में रिसर्च किया जाएगा, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जाएगी इस सैटेलाइट के थ्रू, इस प्रोजेक्ट के थ्रू दोस्तों। तो एक नज़र सनसनीखेज से पता कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं दोस्तों। नासा इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द लॉन्च ऑफ यूरोपा क्लिपर स्पेस क्राफ्ट, जो 10 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा दोस्तों। ये $5 बिलियन का एक मिशन है दोस्तों, जो कि जुपिटर का लार्जेस्ट मून है, जो यूरोपा जो है जुपिटर का लार्जेस्ट उपग्रह है दोस्तों, इस पर एक्सप्लोर करने के लिए किया जा रहा है। यूरोपा इज स्लाइटली स्मॉलर देन अर्थ मून, यानी चंद्रमा से छोटा है दोस्तों, लेकिन इसका सरफेस जो है पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ है दोस्तों। और इसके बारे में क्या कहा गया कि बर्फ़ से ढके होने के बावजूद क्या कहा जा रहा है कि यूरोपा लाइकली हार्बर ऑफ सॉल्ट वाटर ओशियन, कहा जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे सॉल्ट वाटर ओशियन देखा गया है। भी साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहा है दोस्तों कि जितना पानी धरती पे है दोस्तों, पृथ्वी पे, उससे ज़्यादा कहीं पानी यहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ पे जो बर्फ़ है उसके नीचे पाया जा रहा है दोस्तों। विथ यूरोपा क्लिपर जो हमारा सैटेलाइट जाएगा, इसके बेसिस पे साइंटिस्ट पता करेगा दोस्तों, इन्वेस्टिगेट करेगा, पता करेगा कि यूरोपा का जो ओशियन है दोस्तों, यूरोपा का ओशियन कुड बी ए सूटेबल हैबिटेट फॉर द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, यानी कि क्या यहाँ का जो हैबिटेट है ये सूटेबल है, यहाँ मतलब अलग ग्रहों से आए हुए लोगों के लिए रहने का जगह हो सकता है,
रहने के लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट हो सकता है दोस्तों, इसके बारे में कहा जा रहा है। आज के सेशन में इतना ही रखते हैं दोस्तों। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छी लगी होगी। इसमें एक क्वेश्चन ऑफ द डे आपको जान लेते हैं कि इसका जवाब आप दीजिएगा। अगले सेशन में इसका जवाब मैं आपको दूंगा, लेकिन आप लोग से मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देकर जरूर बताएंगे। कहा जा रहा है दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, कहा जा रहा है कि विच मिनिस्ट्री के बारे में कहा जा रहा है कि विच मिनिस्ट्री, कौन सा मंत्रालय कंफर्म किया है नेशनल फ्लॉरेंस नाइटिंगेल अवार्ड के द्वारा। तो इसका हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, नहीं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दोस्तों, यानी हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ, ये इसका आप उत्तर देके बताइएगा। इसका सही उत्तर होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। लेकिन आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देकर हमें कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। हम आपके सेशन में, अगले सेशन में इंतजार करेंगे, इसका जवाब देंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।